नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर के रिगार्डिंग हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम में आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, संख्याएं क्या होंगी। देखो, मैंने मान लिया एक संख्या x है और एक संख्या y है। ठीक है, पहली वाली का 15%, तो 15% ऑफ x प्लस क्या कह रहा है दूसरी संख्या के 30%, तो 30% ऑफ y और बराबर क्या होता है अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों के सम का 24% के बराबर होती हैं। ठीक है, अब इन दो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो गया ये 15% x ही है और ये 30% y है और बराबर क्या है ये 24% x हो गया और 24% y हो गया। x को एक तरफ ले आओ, y को एक तरफ ले आओ, तो इधर 24 है तो इधर 15, इसको इधर ले आता हूँ और 24 में से 15 गए, कितने बचे, ये हो गए 9% ऑफ x और ये 24 को इधर ले गए तो ये हो गया 6% ऑफ y बराबर। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा आप देखो तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, मतलब 2y बराबर 3x हो गया। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं y बटे एक्स बराबर 3/2। अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो y की वैल्यू 3 होगी और x की वैल्यू 2 हो गई। इनमें डिफरेंस अगर मैं करता हूँ तो ये कितनी बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी है, पर ये क्या बोलता है कि इसकी तुलना में 4 अधिक है। तो अगर 4 अधिक है तो 4 से गुणा करनी होगी, तो मतलब 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 से यहाँ भी गुणा होगी और 4 से यहाँ भी गुणा होगी। एक्चुअल में ये वैल्यू क्या आ गई 12/8। अभी देखो डिफरेंस 4 है, इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू आ गई, ये 8 है और ये 12 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। पे छोटी वाली वैल्यू 8 होगी, देखो x की वैल्यू 8 हो गई और y की वैल्यू 12 आ गई। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4/5 में कितना जोड़ा जाए कि 5/4 प्राप्त हो जाए। तो देखो 4/5 में मैं x जोड़ लेता हूँ और ये कितना प्राप्त हो जाएगा 5/4। x को इधर ही रहने दो, 5/4 और ये इधर गए तो माइनस का हो गया, ये हो गया 4/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 और 4 कितना हो गया 20, 5 की इसमें गुणा होगी तो 25 और 4 की इधर गुणा होगी तो 16। तो ये कितना आ गया 25 में से 16 गए 9, 9/20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/20, मतलब 4/5 में अगर 9/20 को जोड़ा जाए तो जो योग आएगा वो 5/4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है तो 18 मास बाद धनराशि कितनी होगी। देखो, अगर ये नॉर्मल होता कि 1 साल पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो इसमें 1.5 साल के हिसाब से हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। अभी क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 20% है, पर ये क्या कह रहा है अर्धवार्षिक आधार पे उसको, मतलब जो कंपाउंडेड हुआ ना वो साल में नहीं हुआ, वो 6 महीने में ही कंपाउंडेड हो गया। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के हिसाब से हो जाएगी। तो अगर साल की 20% है तो 6 महीने की 10% हो जाएगी। और देखो पहले टाइम कितना था 1.5 साल, आप इस तरह से देखो, पर जब 6 6 महीने की 3 साइकिल बन गई, ये 6 मंथ फर्स्ट साइकिल, उसके बाद फिर 6 मंथ की साइकिल और फिर 6 मंथ की साइकिल, क्योंकि कंपाउंडेड जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहा हूँ ये 6 महीने का है। तो एक तरह से देखो तो 1, 2 और 3, ये क्वेश्चन अब ऐसे बन गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है और 3 साल का पूछ रहा है और पैसे कितने 2,000 रुपये। अब ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही करते हैं कि भाई 2,000 रुपये हैं और हम इसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको 10 से 11 और 10 से 11 और 10 से 11 इस तरह से भी कर सकता हूँ कि ये 1,000 हो गया और इनकी गुणा कर लेंगे तीनों की कि ये कितना हो गया, ये हो गया 1,331। अब ये तो 1,000 रुपये थे नहीं, ये कितने थे 2,000, मतलब इसमें 2 की गुणा करनी होगी तो इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया 2, 6, 6, 2, मतलब 2,000 रुपये का अगर इस तरह से हम करें तो 2,662 रुपये आएगा। तो दूसरा वाला आंसर है। एक मेथड तो ये हो गया और एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ जो ट्री वाला मेथड होता है। दोनों आप किसी मेथड से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कहीं पे कोई मेथड आसान हो जाता है, कहीं पे कोई मेथड आसान हो जाता है, आपकी मर्जी है जिससे आप करना चाहें। तो 2,000 रुपये थे, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% बराबर 1/10। तो इसको देखो 1/10 करेंगे, मतलब पहली जो 6 मंथ की साइकिल थी तो कितने आ गई 200, दूसरी जो 6 मंथ की साइकिल आई फिर 200
और तीसरी साइकिल आई 200। फिर 200 का 1/10 करेंगे तो ये 20, 20 और 20, और फिर 20 का बटे 10 करेंगे तो हो गया 2। अगर आपको कंप्लीटली ट्री मेथड समझना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इसको प्रॉपरली आपको समझा दूंगा। अब इन सबको आप जोड़ लो, ये कितना हो गया, देखो 200 200 200 600 हो गया, 660 और 2 662, तो ये टोटल कितना हो गया 662। 2000 रुपये थे इनिशियली और 662 रुपये मिल गया आपको इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया 2662। इस हिसाब से 2662 आया था, और इस तरह से अगर सॉल्व किया तो 2662, तो दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। देखो 121 क्या है, ये 11 से 11 फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। 141 क्या होता है, 141 के भी फैक्टर हो जाते हैं, 47 गुणा 3 हो जाता है, ठीक है। 181 इसका कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद 161 इसका भी फैक्टर हो जाएगा 7 गुणा 23, ठीक है। तो अविभाज्य जो किसी से विभाज्य नहीं होती है, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 181, तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। मतलब ये ऑड वन आउट करने की बात कर रहे हैं। तो देखो ये 64 है, रूट में 64 है, तो इसका मतलब क्या हुआ 8, और ये 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रूट में जो वैल्यू आई उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू दे रखी है कॉमा के बाद वो वैल्यू आएगी। तो 81 का रूट करेंगे तो 9 आ गया, और 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया। ऐसे ही 36 का 6 करा, फिर 1 जोड़ा तो यहाँ 7 आना चाहिए, तो इसने 8 किया होगा। अगले वाले को चेक कर लेते हैं, 121 का रूट करेंगे 11, उसमें 1 जोड़ देंगे 12। मतलब जो ये वाला युग्म है ना, रूट 36,8, ये होना चाहिए था रूट में 36,7, और ये लिखा गया रूट 36,8, इसका मतलब यही ऑड वन आउट है। तो इस क्वेश्चन को कौन सा आंसर हो गया, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर है। देखो हमने एक कुआं खोदा, इसका व्यास 3 मीटर था, तो इसकी रेडियस कितनी 3/2 हो गई, और गहराई इसकी 14 मीटर है। इसमें से मिट्टी निकाली, इसमें से जो मिट्टी निकाली ये क्या एक बेलनाकार तरह से है, तो इसमें जो मिट्टी निकलेगी इसके आयतन के बराबर होगी। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा मेंसुरेशन में। और कुएं के चारों तरफ फैला दी जाती है। अब ये कुआं था, इसके चारों तरफ फैला दी, इसके यहाँ जो आपको ये कटिंग वाली जो लाइंस दिख रही है इस पर फैला दी है। अब कह रहा है एक तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है। जो मैंने ये लाइन खींची हुई है, तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो वो मिट्टी यहाँ चारों तरफ फैला दी इसके, तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कुएं में से मिट्टी निकली कितनी। तो कुएं क्या है, ये एक बेलनाकार टाइप का है, तो इसका आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। और ये जो मिट्टी निकाली होगी, ये आयतन निकल गया, ये इसके चारों तरफ फैला दी होगी, और यहाँ पे भी एक ऊंचाई से बन गया होगा चारों तरफ। जो कह रहा है तटबंध जो बनाया है तो एक ऊंचाई पे बन गया होगा। तो इसका मैं ये जो कंप्लीट ये दिख रहा है आपको, इसका मैं आयतन निकाल सकता हूँ। ये खोखले बेलन की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा πr²h, और माइनस ये h कैपिटल ले लेता हूँ क्योंकि इसकी हाइट और इसकी हाइट डिफरेंट है, और इधर क्या होगा πr²h, ठीक है। देखो पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r²h, h भी कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो पाई और h कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा r² माइनस r², पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3/2, तो 3/2 गुणा 3/2, हाइट कितनी यहाँ पे 14 है, इसको इक्वल रख देंगे। इधर क्या हाइट है वो मेरे को फाइंड आउट करनी है, और रेडियस क्या है, बड़े वाले की रेडियस क्या होगी, देखो 3.5, देखो 3/2 इसकी रेडियस और 4 ही होगी, 4 में जब 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5.5, मतलब ये कितना हो गया 11/2, और इसका होगा स्क्वायर और माइनस छोटी वाली रेडियस कितनी है 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे a² माइनस b² के हिसाब से। इसको अगर मैं देखता हूँ तो a माइनस बी a प्लस बी कर सकता हूँ, तो 11/2 मतलब 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 7, और गुणा करेंगे, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, और 5.5 में से जब हम 1.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और इधर क्या बचा है 3/2 गुणा 3/2 और गुणा होगी यहाँ पे 14, ठीक है। 7 से 14 गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या हुआ ये हो गया 9, और बटे में 2 है और 4 इधर से आएगा तो 9/8। ये किसकी हाइट आ गई, जो तटबंध बनाया उसकी हाइट आ गई 9/8 मीटर।
तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 26 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि 250 का 56% कितना होगा। तो 250 का 56% निकाल देते हैं। देखो परसेंट निकलेगा तो बटे में 100 आएगा। ये 0 से 0 कैंसिल होगी। और कभी भी ना, जैसे 25 से आप गुणा कर रहे हो, मैं 25 का 100 बना सकता हूँ, मेरे को पता है। तो ऐसे कभी मल्टीप्लाई मत करो। ये क्या करना है आपको, 25 में अगर आप 4 से गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे बटे 4 कर दो तो 4 से 56 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 56 गया कितनी बार, 14 बार। ठीक है, और इधर से क्या हो गया, 25 चौके 100, मतलब ये आ गया 1400, और बटे में 10 है, एक जीरो कैंसिल होगी, ये आ गया 140। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको इसकी प्रैक्टिस होगी तो आप छोटी छोटी, अगर इस तरह की कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो ये और फास्टली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। तो ये टॉम हो गया, ये टॉम के फादर हो गए। तो इसकी एज अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसकी 3 हो गई, क्योंकि इससे 3 गुना बड़े हैं। तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो ये बोलता है कि टॉम के पिता की आयु जो थी वो टॉम की आयु से 7 गुनी थी, तो 1:7 हो गया। अभी देखो 10 साल में ये 1 से 1 ही रहा और ये 7 से 3 हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसको हमें सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है कि इसका डिफरेंस निकालो और इस रेशियो का डिफरेंस निकालो। इस रेशियो की यहाँ पे गुणा कर दो डिफरेंस वाले की, और इस डिफरेंस की ऊपर गुणा कर दो। मतलब यहाँ 2 से गुणा कर दो और यहाँ पे आप 6 से गुणा कर दो। ठीक है, अभी मैं दोबारा रेशियो लिख लेता हूँ। क्या है, ये 2 आ गया और ये 14 आ गया, और नीचे वाला क्या है, ये 6 आ गया और ये 18 आ गया। अब देखो 10 साल में यहाँ पे कितना चेंज आया, 4 रेशियो का। यहाँ पे भी 4 रेशियो का चेंज आया। अभी ठीक है, क्योंकि सेम, जब अगर 10 साल की बात करें तो दोनों साइड रेशियो में सेम डिफरेंस आना चाहिए ना। ऐसा नहीं कहीं 1 भी नहीं आ रहा, कहीं 2 आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना। तो अभी ये ठीक हो गया, हमने सही कर लिया। अभी ये कह रहा है कि टॉम की वर्तमान आयु बताओ। अभी यहाँ पे देखो आप कि जो 4 रेशियो की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो 10 साल थी। ठीक है ना, और मेरे को टॉम की अभी प्रेजेंट एज निकालनी। प्रेजेंट एज कितनी है, 6 रेशियो। तो 6 रेशियो की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या होगी, 10/4 और गुणा में 6। तो ये हो गए 2 दूनी 4 और ये हो गए 2 तिया 6, और 2 से 10 गया 5 बार और 5 तिया 15 साल। मतलब टॉम की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 15 साल। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है कि कुछ आंकड़े दिए हुए, इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो कह रहा है कि भूटान में सर्वप्रथम किस वर्ष चावल के उत्पादन में गिरावट हुई। एक्चुअल में गिरावट नहीं, ये पूछना चाह रहा है कि किस वर्ष सबसे कम हुआ। तो भूटान में आप देखो ये 14.5, 16.3, 16.2, 16.4 और 16.8 सबसे कम 2001 में हुआ था। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये गिरावट नहीं पूछ रहा था, एक्चुअल में पूछ रहा था कब सबसे कम उत्पादन हुआ था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का था। यदि टावर 45 मीटर ऊंची थी तो टावर से प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर था। तो देखो ये 5 मीटर का मैंने प्लेटफॉर्म ले लिया और इसके सामने ये 45 मीटर का टावर है। ठीक है ना, और इसके ऊपर से मतलब जो प्लेटफॉर्म का टॉप पॉइंट है यहाँ से 30 डिग्री का ये उन्नयन कोण बनाता है। और ये पूछता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी। ठीक है ना, तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे है ए बी और सी। ठीक है ना, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ 10-30 का फॉर्मूला लगाइए। 10-30 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब लंब बटे आधार। तो ये 40 हो गया और बटे में हो गया एस, और 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 40/x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40√3। ठीक है ना, और यही पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। देखो जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी ये ट्रेन, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अपनी ट्रेन जो अपनी लेंथ होती है ट्रेन की उसको भी पार करती है एक्चुअल में। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी मीटर में और ये सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दी, ये स्पीड आ गई। मेरे को निकालनी है डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, कितनी देर में, 24 सेकंड में। तो अगर स्पीड में मैं 24 से गुणा कर दूंगा तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि ये कितने ट्रेवल करके कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली। तो गुणा अगर मैं 24 कर देता हूँ तो ये हो गया 6×3=18 और ये हो गया 6×4=24 और 3 से ये गया 22 बार और 22×5 110 और चौका कितना हो गया 440 मीटर। मतलब ये 24 सेकंड में 440 मीटर ट्रेवल करेगा। पर
देखो जो प्लेटफॉर्म तो उसकी लंबाई कितनी थी 300 मीटर। इसका मतलब इसने जो पार किया है 300 मीटर तो प्लेटफॉर्म पार किया है, ठीक है। और बाकी की जो बची लेंथ, जो यहाँ पे 140 मीटर बची, ये एक्चुअल में क्या थी, ये ट्रेन की लेंथ थी, ठीक है ना, जिससे कि ये दोनों को पार कर रही थी 24 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा 140 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34, 51 और 68 का लैसे बताओ। तो 34 और 51 और 68, यहाँ से क्या मैं 17 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचे, 2 बचा, ये 3 बचा और ये 4 बचा। अब 2, 3 और 4 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो गया 12। और अब यहाँ पे ही देखो तुम, 7 दूनी 14 है, सिर्फ देखो 4 किसके पीछे आ रहा है, 204 में ही 4 पीछे आ रहा है, तो यही आंसर होगा। या फिर आप गुणा भी कर लो, 17 दूनी 34 का 4 हासिल 3 और 17 एकम 17 और 3 कितना हो गया 20, 204 ही आ रहा है ना। ये यूनिटरी मेथड होता है, इकाई, आप सिर्फ इकाई का अंक देख लो। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई और आंसर में भी 4 दिया हो, तब तो आपको प्रॉपर ही करना पड़ जाएगा। बट अगर एक ही आंसर में दे रखा है 4, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली टिक करके आप आगे निकल जाओ। एग्जाम में क्या आपके सेकंड्स भी बहुत मायने करते हैं, माइक्रो सेकंड्स भी आपको बहुत फर्क डाल देते हैं, जिससे आपका रैंक इम्प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहता है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइविंग करने पर वह 3 मिनट की देरी से पहुंचती है। उसके द्वारा पूरी की गई दूरी कितनी है। देखो मैं इन दोनों जो इसमें स्पीड दे रखी है इनके हिसाब से मान लेता हूँ कि एक बार ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी, एक बार ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। अगर मैं 45 और 40 का एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया 360 किलोमीटर, ये मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ। अब ये ऐसा हो गया कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, 360 किलोमीटर इसको ट्रैवल करना है, तो ये कितनी देर में पहुंच जाएगी, ये 8 घंटे में पहुंच जाएगी। और 40 की स्पीड से जाएगी तो ये 9 घंटे में पहुंच जाएगी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब हुआ 60 मिनट। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक्चुअल क्वेश्चन में दे रहा है कि 1 मिनट पहले पहुंच गई या फिर 3 मिनट की देरी से पहुंच गई। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 1 मिनट पहले या 3 मिनट की देरी, तो 4 मिनट हो गया इसका डिफरेंस। तो 60 मिनट को हमको 4 मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें, 15 से भाग देना होगा तब 4 मिनट आएगा। इसका मतलब जो हमने यहाँ डिस्टेंस मानी हुई है 360 किलोमीटर, इसको भी 15 से भाग करना पड़ेगा, तब हम वैल्यू जो क्वेश्चन के हिसाब से दी है उसको मैच कर पाएंगे। तो 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24 किलोमीटर, मतलब एक्चुअल में 360 किलोमीटर नहीं था, वो 24 किलोमीटर था उसका ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 94/9 का वर्गमूल कितना होगा। देखो अगर पीछे 3 आ रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है और 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आता है। तो इन दोनों कंडीशन में देखो किसके पीछे 3 या 7 आ रहा है, एक तो 83 है, एक 97 है और एक 87 है, ये 3 कंडीशन बन रही है। पर आप ये देखो कि अगर मैं 90 का भी स्क्वायर करता हूँ, मैंने 90 का स्क्वायर किया तो ये क्या है 8100 आया, जो कि 94/9 से काफी छोटा है। इसका मतलब ना तो 83 हो सकता ना ही 87 हो सकता, क्योंकि जब 90 का स्क्वायर ही 8100 है तो ये तो और छोटे हो गए। देखो अगर इसको, ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना होता तो ऑप्शन में क्या 93 और 97 दो ऑप्शन दे देता। अगर ये इस तरह के ऑप्शन देता तब हम कैसे फाइंड आउट करते। देखो 93 में भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 9409 आ सकता है और 97 में भी बन रही है, क्योंकि पीछे जो 9 आ रहा है वो 3 से भी हो सकता है और 7 से भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, जो 5 वाले नंबर आती है ना, जैसे 95 या फिर 85 या 65 75, उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। देखो 5 का स्क्वायर करते थे हो गए 25, और जो इधर नंबर दे रखा है जैसे यहाँ 9 दे रखा है तो 9 में एक इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया 90। तो 9025 से अगर ये कम हुआ तो 93 की वैल्यू आ जाएगी, और इससे ज़्यादा हुआ तो 97 की वैल्यू आ जाएगी। तो 9025 95 का स्क्वायर हो गया और 94/9 इससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये 97 का स्क्वायर है। तो 97 का स्क्वायर कितना हो गया 94/9, पर इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 97 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर हो गया। पर इस क्वेश्चन में थोड़ा टफ जब होता है जब 93 या 97 आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहते हैं दो संख्याओं का मैं से 12 है और ले से 72 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो एक फॉर्मूला होता है कि प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का अगर गुणनफल निकालते हैं
तो लेस है और मैस है, मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होती है। तो देखो प्रथम संख्या दे रखी है इसने 24 और द्वितीय संख्या जो उसको हम x मान लेते हैं और ये किसके बराबर है, ये 12 गुणा 72 के बराबर है। अब देखो 24 से 72 जाएगा 3 बार और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 3 36, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 36 हो गई। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो यहाँ पे एक महिला खड़ी हुई है और ये 36 मीटर का टावर है, तो यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री बना दिया। वह इस तरह से दूर चली गई कि टावर का आधार, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में थे। तो देखो ये आधार पॉइंट था, ये उसकी पहली स्थिति थी और उसके बाद ये दूर चली गई और ये डी डिस्टेंस दूर चली गई, ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो ये कहता है कि टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था और जहां भी है ये दूर जाने के बाद यहाँ से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है ये टावर के शीर्ष पर। अभी ये कहता है वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चलेगी, मैंने मान लिया डी डिस्टेंस दूर चली गई और एक ये फॉर्मूला होता है डी का, आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 10 60 से निकाल लिया आपने, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 10 30 का अप्लाई करोगे तो 36 बटे टोटल वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें छोटी वाली मान लो, इसको x मान लेता हूँ, तो ये टोटल में से इसको घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी, पर उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये फॉर्मूला देख लो, d बराबर h cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2, ये वैल्यू पुट करनी है आपको, आपका बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। h क्या है, हाइट, जो पहला एंगल है वो थीटा 1 और जो दूसरा एंगल है वो थीटा 2 है। तो थीटा 1 कितना हो गया 30 डिग्री माइनस cot थीटा 2 cot 60 हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये 36 हो गया और cot 30 कितना होता है √3 और ये हो गया माइनस का 1/√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 36 और √3 3 हो गए, 3 में से 1 गए 2, 2/√3, √3 से 36 को काट देंगे तो ये 12√3 बार जाएगा और ये क्या हो गया 12 दूनी 24 √3। ये क्या है डी, यही पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चलेगी, तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा 24√3 मीटर दूर ये चली गई थी अपनी प्रारंभिक स्थिति से। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2009 में बेची गई मोटरसाइकिलों की कुल संख्या 15,000 थी तो काले रंग की मोटरसाइकिल की तुलना में कितनी अधिक लाल रंग की मोटरसाइकिल बेची गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, मैंने ये लिख दिया अलग से कि जो ब्लैक बेची गई वो 5% थी और जो रेड बेची गई वो 20% थी। अब ये कह रहा है कि कितनी अधिक बेची गई, तो देखो अधिक कितनी बेची गई, 20 में से 5% को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा कि भाई 15% अधिक बेची गई और टोटल कितना है 15,000, तो 15% ऑफ 15,000 में कर सकता हूँ कि भाई 15,000 का ही तो 15% ज़्यादा बेचा, तो 15% को हम परसेंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 100 और गुणा में आएगा 15,000, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और 15 15 225 हो गया और 1 जीरो, मतलब 2250 मोटरसाइकिलें ज़्यादा बेची गई। तो इस क्वेश्चन कौन सा आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है। तो देखो 6 बजे घंटे की सुई यहाँ पे होएगी और मिनट की सुई यहाँ पे होएगी, तो घंटे की सुई किधर है, पूर्व की तरफ है। तो मैं इस तरह से डायरेक्शंस को नोटिफाई कर सकता हूँ कि भाई इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम हो गया, तो इधर उत्तर होगा तो इधर दक्षिण होगा। अभी ये क्या कह रहा है, तो रात के 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो 9:15 मैंने इधर इंगित कर लिया इस पे, तो घंटे की सुई 9 से थोड़ा सा ऊपर होगी और ये मिनट की सुई 3 के पास होगी, तो इधर क्या था उत्तर था, तो ये इधर भी उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मिनट की सुई उत्तर की तरफ इंगित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि sin x प्लस cos x बराबर √2 sin x है, तो tan x का मान बताइए। तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है, तो इधर से क्या sin x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक तरफ ले जाता हूँ मैं इसको, तो sin x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √2 - 1 और इधर क्या बच जाएगा cos x, ठीक है। और इधर से क्या cos x को अब sin x के नीचे ले जाता हूँ और √2 को -1 को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया sin x अपॉन cos x और इधर हो गया 1/√2 - 1। और ये sin x अपॉन cos x क्या हो गया, ये tan x हो जाएगा और 1/√2 - 1 को अगर मैं परिमेयकरण करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा √2 + 1 और बटे में क्या है √2 - 1 और √2 + 1 आ जाएगा। अब ये √2 + 1 ऊपर बच गया और नीचे क्या √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और माइनस का 1। ये कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a - b और a + b इक्वल टू क्या हो गया a² - b²। तो ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये tan x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से tan x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा √2 + 1।
तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया? इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की बराबर 2 है, तब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक एक्सप्रेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और बराबर हो गया 1। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 2, तो आपको क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इसको एक तरफ रख लेंगे और 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 मतलब 0.5। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्न में कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? तो देखो 11 और 13 दोनों प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। 71 और 73 दोनों प्राइम है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है 131 और 133, 133 का फैक्टर हो जाता है, क्या होता है 19 सत्ते 133 होते हैं, तो ये दोनों प्राइम नहीं है। 131 तो प्राइम है पर 133 प्राइम नहीं है, और यही पूछ रहा है कि कौन ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है, तो यही थर्ड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, तो मैं इसको जे डिनोट करता हूँ, ये अपने फादर से 26 साल छोटा है। वर्तमान से 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी। तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? इसके फादर की एज में भी f+8 कर देता हूँ, जो भी फादर की प्रेजेंट में एज होगी उसमें 8 जोड़ देता हूँ, और जो जेरेमी की एज होगी उसमें भी 8 जोड़ देता हूँ, और ये कहता है कि इसकी दुगनी से 2 कम होगी जो इसके फादर की एज होगी। तो ये 2 इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो इधर होगी और दूसरी इक्वेशन इधर हो गई। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया f+8 बराबर 2j + 16 - 2, और इधर से हो गया 2j को मैं इधर ले आता हूँ, तो f - 2j बराबर 16 में से 2 गए तो ये हो गया 14, और इधर से 8 आएगा तो ये -8, ये हो गया 6। ठीक है, f - 2j बराबर 6, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब प्रॉपर्ली सेकंड अब आइए, यहाँ पे सेकंड नहीं मान सकते थे इसको, इसमें भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा j - f बराबर -26, ये हो गई इक्वेशन 1। अभी देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो देखो f यहाँ पे नेगेटिव है, f यहाँ पे पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और j - 2j मतलब माइनस का j बचेगा, और इधर क्या -26 है और यहाँ पे 6, तो -20 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई 20, मतलब जेरेमी जो है उसकी 20 साल की एज है अभी प्रेजेंट की। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के 3:47 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोणों के में से छोटा कोण कितना होगा? देखो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन ली है। अगर मैं घंटे की सुई को 4 पे रखता हूँ और मिनट की सुई को यहाँ 50 पे मीन्स 10 पे रखता हूँ, तो इसमें क्या टोटल क्या है 12 फैक्टर होते हैं, 12 डिवीजन होते हैं, और टोटल क्या 360 डिग्री का एंगल होता है। तो एक डिवीजन पे क्या होता है 30 डिग्री का एंगल आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर घंटे की सुई 4 पे होती और मिनट की सुई 10 पे होती तो ये कितना एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। पर यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में नहीं है, यहाँ पे क्या है ये 4 पे नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा पीछे, क्योंकि 4 तो बजे नहीं है, अभी 3:47 हो रहे, तो 13 मिनट बचे हुए हैं। तो देखो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी? ये 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगी, मतलब 60 मिनट में ये कितना एंगल ट्रेवल करेगी 30 डिग्री का। तो यहाँ पे 13 मिनट बचे हुए हैं, तो 13 मिनट में ये अगर यहाँ पे होती है तो ये 13 मिनट में कितना एंगल अभी बचा हुआ है जो उसको ट्रेवल करना है, तो वह मैं निकाल लेता हूँ कि भाई 13 मिनट में कितना ट्रेवल करती, 30/60 और गुणा 13, तो यहाँ से आगे 13/2, ये हो गया 6.5 डिग्री एंगल। और अभी मैं मिनट की सुई का देखता हूँ कि अगर ये यहाँ पे 50 पे होती, यहाँ पे प्रॉपरली जैसे ऊपर इधर वाली कंडीशन मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन में दिखाया हुआ है, तो ये पूरा 180 डिग्री होता, पर इससे थोड़ा सा ये पहले, कितना पहले, ये 47 पे, मतलब 3 मिनट पहले ये मिनट की सुई। अब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है, 3 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? तो ये 3 मिनट में ट्रेवल करेगी 5 छंग 30, ये 6 डिग्री आ गया 1 मिनट में, और 3 मिनट में कितना हो गया 18 डिग्री का। तो अगर नॉर्मली अगर ये 4 पे होती और ये इधर 10 पे होती तो 180 डिग्री ट्रेवल करती, ये 180 से थोड़ा सा पहले आ गई, मतलब ये माइनस का 18 हो जाएगा, 4 से थोड़ा सा पीछे की तरफ है, तो यहाँ से हम कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा पीछे से कंसीडर करेंगे तो प्लस का 6.5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 168.5 डिग्री। अब
अब आप खुद से देखो, अगर ये बीच में थी तो दोनों एंगल 180 180 थे, पर अभी ये एंगल 168 हो गया, तो दूसरा वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है 182 कुछ हो गया होगा, ठीक है। और छोटा एंगल पूछ रहे हैं तो 168.5, ये छोटा एंगल यही हो गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, कहीं पर भी डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस तरह की और वीडियो चाहिए या आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आसपास जो भी बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।